गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आइए आज कुछ चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल से बताते हैं। ये वो बेसिक चीज़ें हैं जो जनरली सर्विस के दौरान हम लोगों को समझ में आनी चाहिए या हमें नॉलेज होनी चाहिए उस चीज़ के बारे में। तो आइए उसके बारे में कुछ चीज़ें बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले एक हम लोग लेते हैं जिसको हम कहते हैं फ्रीज फ्रेम डाटा। फ्रीज फ्रेम डाटा बेसिकली क्या होता है कि ये ईसीएम के अंदर हम लोग जो है, ईसीएम क्या करता है कि कुछ डाटा को फ्रीज कर सकता है अपने मेमोरी में। तो ईसीएम कुछ डाटा को फ्रीज कर पाएगा अपनी मेमोरी में, उसको हम फ्रीज फ्रेम डाटा कहते हैं। बेसिकली ईसीएम के पास जो होता है कि फ्रीज फ्रेम डाटा जो स्टेजेस होते हैं वो हम लोग जनरली मारुति की बात करें तो मारुति के अंदर हम लोग जो है एसडीटी का यूज़ करते हैं, सुजुकी डायग्नोस्टिक टूल का। तो उसके अंदर हमें ये चीज़ देखने को मिल जाती है जिसमें 4 स्टेजेस हम इसमें होती हैं। पहली 0 से लेके 3 स्टेज होती है इसमें। 0 से 3 होती हैं, 4 नंबर है, 0 1 2 3 4 3, 0 1 2 3 4 हो गई टोटल। तो 0 को भी हम मानते हैं। तो इसके अंदर क्या है, इसमें फ्रीज फ्रेम डाटा को हम लोग देख सकते हैं, यानी कि जब गाड़ी चल रही थी, गाड़ी चलते समय गाड़ी में क्या फॉल्ट आया, यानी कि क्या उसमें एबनॉर्मलिटी आई या कौन सा फॉल्ट जनरेट हुआ, उस डाटा को ईसीएम अपने में सेव कर सकता है, अपनी मेमोरी में सेव कर सकता है, जिसकी 4 स्टेजेस होती हैं और हम इसको एसडीटी या ओबीडी के थ्रू देख सकते हैं। लगभग अधिकतर गाड़ियों में फ्रीज फ्रेम डाटा का यूज तो होता ही है, ईसीएम उसको स्टोर करता है अपनी मेमोरी में। ठीक है। इसकी भी बहुत सारी स्टेजेस होती हैं। एक स्टेज होती है पेंडिंग, जो फ्रीज फ्रेम डाटा में जो डीटीसी आती है, उसके 3 स्टेजेस होती हैं, पेंडिंग, करंट और हिस्ट्री। तो जो पेंडिंग होती है उसका मतलब है लॉजिक डिटेक्शन हैज़ नॉट कंप्लीटेड, यानी कि अभी तक प्रॉब्लम तो आई है, वो शो भी कर रहा है फ्रीज फ्रेम के अंदर, यानी कि एसडीटी या ओबीडी के अंदर शो भी कर रहा है प्रॉब्लम, लेकिन क्या है वो पेंडिंग में शो कर रहा है। इसका मतलब प्रॉब्लम आई है लेकिन पूरी तरह से अभी वो डायग्नोस नहीं हुई है। जो हमारा ओबीडी सिस्टम है उसकी तरफ से वो पूरी तरह से डायग्नोस नहीं हुई है, उसको हम पेंडिंग में कहेंगे। लॉजिक डिटेक्शन उसका कंप्लीट नहीं हुआ है। करंट का मतलब है प्रॉब्लम आई है और अभी प्रेजेंट में चल रही है, तो वो करंट में शो कर देगा, ओबीडी सिस्टम या एसडीटी के अंदर शो कर देगा कि ये करंट में ये प्रॉब्लम अभी चल रही है। ठीक है। तीसरी नॉर्मल स्टेज होती है जिसको हम कहते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री में क्या होता है, ये भी शो करता है, इसकी भी एमआईएल लाइट अंदर गाड़ी के अंदर शो करती है, तीनों में ही शो करेगी। हिस्ट्री में अगर शो कर रही है तो हिस्ट्री में क्या है कि प्रॉब्लम आई थी गाड़ी के अंदर और वो रिमूव हो गई है, लेकिन अभी जो उसका जो हिस्ट्री है वो रह गई है ईसीएम में। तो उसको रिमूव करने के लिए हम एसडीटी या ओबीडी सिस्टम से उसको रिमूव कर सकते हैं, उसको हिस्ट्री से निकाल सकते हैं। तो उसको रिमूव करने के लिए हमें स्पेशल टूल की जरूरत पड़ेगी, जिसको ओबीडी या ईसीएम कहते हैं। तो ये 3 स्टेजेस होती है जनरली, पेंडिंग, करंट और हिस्ट्री। ठीक है जी। और उसके अलावा क्या है, एक होता है वार्म अप साइकिल। वार्म अप साइकिल होता है, वार्म अप साइकिल उसे कहते हैं जिसमें गाड़ी अभी इनिशियल स्टेज पे मान लीजिए 20 डिग्री के सेल्सियस के आसपास, 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, और 22 से 70 डिग्री सेल्सियस तक उसको पहुंचने में जो टाइम लगेगा, दैट इज कॉल्ड वार्म अप साइकिल। एक वार्म अप साइकिल गाड़ी को स्टार्ट करने के बाद कितनी देर में गाड़ी वार्म अप हो जाती है। उससे पहले लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमें हमारी गाड़ी को जो वर्किंग टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन करना होता है। तो ये उससे पहले की स्टेज है जो कि 22 डिग्री सेल्सियस से लेकर 70 डिग्री सेल्सियस तक वार्म अप साइकिल कहलाएगा। एंड नियर अबाउट 89.5 डिग्री से एक वर्किंग टेम्परेचर शुरू हो जाता है, जो कि 92 से 98 डिग्री सेल्सियस तक वर्किंग टेम्परेचर मेंटेन करना होता है गाड़ी को। अगर इसे मेंटेन नहीं करता तो वो गाड़ी जो है वो इंजन सीज हो सकता है। अगर ज़्यादा जा रहा है, कम होता है तो फ्यूल एवरेज कम हो जाएगी। कई बार क्या होता है कि वर्किंग टेम्परेचर मेंटेन ना करने की वजह से सर्दियों में कई बार क्या होता है कि गाड़ी में थर्मोस्टेट वाल्व चोक हो गया। थर्मोस्टेट वाल्व चोक होने की वजह से क्या प्रॉब्लम होती है कि चोकिंग हो जाएगी और ओवरहीट की प्रॉब्लम होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, या बाहर कई बार हम लोग गाड़ी सर्विस कराते हैं तो उसमें एक प्रॉब्लम आती है कि थर्मोस्टेट वाल्व को निकाल के फेंक देते हैं। अब निकाल के फेंक दिया, वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, गाड़ी चलती रहेगी और उसमें चोकिंग की प्रॉब्लम, ओवरहीटिंग की प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन थर्मोस्टेट वाल्व ना होने की वजह से क्या होता है, सर्दियों के टाइम पे खासतौर पे इंजन का वर्किंग टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पाता ठंड की वजह से, जिसकी वजह से फ्यूल एवरेज ज़्यादा खाती है, यानी एवरेज कम हो जाएगी और फ्यूल ज़्यादा खाएगी। उसके अलावा क्या प्रॉब्लम आएगी,
कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन पार्टिकल्स जो होंगे वो ज़्यादा निकलेंगे एग्जॉस्ट में, यानी गाड़ी कार्बन प्रोसेस ज़्यादा करेगी। ठीक है। उसके अलावा ड्राइविंग साइकिल क्या होता है, गाड़ी आपने स्टार्ट करी, गाड़ी स्टार्ट करने के बाद मूव करी और मूव करने के बाद एक चक्कर लगाने के बाद ये जितना भी चलाया उसके बाद आपने गाड़ी बंद करी, दैट इज कॉल्ड ड्राइविंग साइकिल। आ रही है लेकिन एमआईएल लाइट जो क्लस्टर मीटर में आती है वो शो नहीं कर रही है। इसका मतलब अभी तक प्रॉब्लम जो है वो प्रॉब्लम खुल के नहीं आई है, यानी कि ओपनली अभी उसने डायग्नोस पूरी तरह से नहीं किया है, जिसकी वजह से एमआईएल लाइट शो नहीं कर रही है। उसमें क्या होगा कि गाड़ी को 1 बार 2 बार 3 बार चलाने के बाद वो प्रॉब्लम आ जाती है, यानी 3 बार आप ड्राइविंग साइकिल को चलाएंगे, 3 बार ड्राइविंग साइकिल कंप्लीट करेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम एमआईएल लाइट के तौर पर शो कर जाएगी। तो उसमें ड्राइविंग साइकिल डिटेक्शन लॉजिक ये चीज़ शो करता है। ये तो बता दिया था मैंने आपको। अच्छा, उसके अलावा एक जनरल चीज़ और बताना चाहता हूँ कि बेसिकली क्या होता है, कई बार हम लोग सिलेंडर हेड में जो बोल्ट होते हैं उसका यूज़ करते हैं। इसको हम प्लास्टिक रेंज बोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लास्टिक रेंज बोल्ट। इन बोल्ट्स में इलास्टिसिटी एक क्षमता होती है जिसमें ये स्ट्रेच हो सकते हैं थोड़े बहुत। इसको मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये बोल्ट हर जगह यूज़ करते हैं, सिलेंडर हेड में हम लोग यूज़ करते हैं। उसके अलावा हम लोग जो है ये क्रैंकशाफ्ट जब हम लोग टाइट करते हैं तो जो बिग एंड बेरिंग होता है उस जगह पे हम लोग यूज़ करते हैं, मेन बेरिंग वाली जगह पे हम लोग यूज़ करते हैं। उसके अलावा हम ये बोल्ट जो हैं कनेक्टिंग रोड पे इस तरह के बोल्ट यूज़ करते हैं। तो ये एक ही तरह के बोल्ट होते हैं जो कि इलास्टिक रेंज होते हैं और इन बोल्ट की क्षमता होती है, इसको पर्टिकुलर टाइम के बाद चेंज करना होता है। तो इसके लिए हम इसकी लेंथ चेक कर सकते हैं। वैसे आजकल देखा जाए तो ये बोल्ट हम लोग उठा के चेंज कर देते हैं, लेकिन अगर इसको चेक करना है तो चेक कैसे करेंगे? अगर मान लीजिए बोल्ट नहीं है, हमें चेक करना है तो चेक करने के लिए हम इसकी लेंथ ले लेंगे, यहाँ से इसके हेड से और यहाँ तक की लेंथ। इसको ए मान लेते हैं, ये 105 हो गया और जहाँ से इसकी थ्रेड शुरू है, जहाँ पे इसकी थ्रेड खत्म हो रही है, यहाँ से इसको बी मान लेंगे। तो बी को हमने 20 मान लिया और ए को हमने 105 मान लिया। अच्छा, तो इसकी जो टोटल लेंथ 105 है और इसकी जो लेंथ है वो 20 है, तो हमने इससे इसको माइनस किया 85। ठीक है। अगर मान लीजिए इसकी लेंथ जो है 85.25 होती है और स्पेसिफाइड वैल्यू जो दे रखी है वो 0.20 mm की दे रखी है, 0.20 mm की दे रखी है, जो कि एक इसमें एक लिमिट देते हैं, इसको हम लिमिट कहते हैं। लिमिट स्पेसिफाइड वैल्यू कह सकते हैं इसे। ये लिमिट होती है कि 0.20 से ज़्यादा अगर इसकी लेंथ ज़्यादा जाती है तो उस कंडीशन में हमें ये बोल्ट चेंज करना होता है। यानी कि ए इसका 105 हो गया, बी इसका 20 हो गया और अगर ये 85.25 से ज़्यादा जाती है, 20 से ज़्यादा जाती है, इसका मतलब ये बोल्ट हमें चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये ज़्यादा खिंच गया है। तो ये खिंचता कैसे है? सिलेंडर हेड में जब हम टाइट करते हैं, टॉर्क लगाते हैं तो वो भी रीजन होता है। दूसरा, सिलेंडर हेड में जब कंबशन होता है तो ऊपर की तरफ फोर्स पैदा होता है जिसकी वजह से इन पे जोर पड़ता है, जिसकी वजह से ये खुल जाते हैं या एक्सटेंड हो जाते हैं। एक्सटेंड होने की वजह से इनकी जो क्षमता होती है कमज़ोर हो जाती है, तो ये डैमेज हो सकते हैं चलती गाड़ी में, इसीलिए इनको चेंज करना पड़ता है। इनको हम इलास्टिक रेंज बोल्ट कहते हैं। तो आज के लिए इतनी जानकारी बहुत है, मैंने आपको ये चीज़ें बताई। इसके अगले चैप्टर में मैं आपको कुछ इसी तरीके की और चीज़ें ऐड करूँगा। धन्यवाद।